ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुतरमल गिंटाला आज आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताऊंगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? हमारा जो देश है, भारत देश के अंदर एक ऐसी बैंक है जो पूरे भारतवर्ष का लेखा जोखा पूरा मुद्रा के ऊपर कंट्रोल रखती है। भारत का रिजर्व बैंक यह 1935 में कहने का अंग्रेजों के जमाने में शुरू हो गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक है, यह क्या कार्य करती है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो इधर भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे भारत देश की यह बैंक है और इसके अंदर भारत में जितने जो चलन में जो रुपए चलते हैं, पैसे चलते हैं, नई मुद्रा आती है, यह सारा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक देखती है। अब जैसे बैंक होती है वो नए रुपए भी छापती है, जैसे एक वर्ष के अंदर कितने रुपए छपवाने हैं, पुरानी मुद्रा कितनी है, और जो मुद्रा कटी फटी होती है उसको हम बैंक में जमा करवाते हैं। बैंक वाले वो कटे फटे नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक शाखा में भेज देते हैं और वहां से उन नंबरों के नए नोट जारी हो जाते हैं। जैसे जेब के अंदर पॉकेट में कई बार भीग जाते हैं, कई बार फट जाते हैं, जो नोट दो तीन टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका जो पूरा होना चाहिए, कोई टुकड़ा गायब नहीं होना चाहिए। चाहे दो टुकड़े हो गए लेकिन उसको पॉलीथीन में डाल के हम दे सकते हैं। बैंक में एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के उसमें अपना नाम होता है कि इतने नंबर का ये 500 का, 2000 का, 100 का, 50 का, 20, 10 का ये नोट है, ये मैं बैंक में जमा करवाता हूँ, ये कट्टे फटे हैं। तो एक एप्लीकेशन के साथ उन नोटों के नंबर दिए जाते हैं और वो बैंक में भेजे जाते हैं। वहां पे उन फटे नोट है उनको नष्ट कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। एक तो नए नोट ऐसे आते हैं। अब दूसरा ये है कि आप सोचते होंगे कि बैंक है, बटन दबा दिया है, खूब नोट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब करेंसी छापी जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने नोट छापने हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है तो ज्यादा रुपए छाप सकते हैं। और जैसे मान लो 100 रुपए छापते हैं, 100 रुपए का नोट छापते हैं, तो जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है वो अपने पास 100 रुपए, जो 100 का नोट है वो तो केवल भारत के अंदर चलता है। यह नोट जैसे बाहर चला गया विदेशों में, उसका मूल्य 0 हो जाता है, दूसरी जगह इनका चलन नहीं होता है। इसलिए ये भारत के अंदर ही नोट चलेगा और उसकी वैल्यू यही है। जैसे मान लो 100 रुपए का नोट छापते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक जब 100 रुपए छापती है तो 60 रुपए का 60% सोना पहले अपने पास रखती है, उसके बाद 100 का नोट छापने की अनुमति देती है। ऐसे नहीं है कि पुस्तकों की तरह कागज है वैसे निकाल दिए, ऐसा नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जितने भी रुपए चलन में है
आज तक कितने रुपए छापे हैं, उनका 60% सोना भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर सुरक्षित है आज भी। सोना एक ऐसी धातु है जो आदिकाल में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सोने का मूल्य कभी कम नहीं होता है। सोना है वो प्राचीन काल से एक देश से दूसरे देश में सब जगह ऐसी व्यवस्था है। तो मेरे कहने का ये है कि जितने रुपए चलते हैं बाजार में, बैंकों में जितने छपे हुए हैं, उनका 60% सोना भारतीय रिजर्व बैंक में है। अन्यथा क्या होगा? मान लो कि सरकार 60% सोना अपने पास क्यों रखती है? सोना इसलिए रखती है कि अगर अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, रुपयों का अवमूल्यन हो जाता है, तो इसमें हमें जो सोना है वो हम दूसरे देश को दे करके वहां से अनाज ला सकते हैं। कोई भी आवश्यकता चीज है हमारे पैसों में नहीं देगा, लेकिन हम उनको सोना देंगे तो उसकी एवज में आ जाएगा। इसका मतलब सोना है हमारे पास तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अन्यथा ये कागज के मूल्य है, कागज है, तो कागज बैंक में हम जमा करवाएंगे तो हमें इसके एवज में सोना मिल जाएगा। इसलिए ये करेंसी चल रही है, बिना इसके नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है और इसके लिए सोना, किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि जो चिड़िया है ये सोने की, ये नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल था, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब व्यक्ति एकदम खुशहाल थे। कोई गरीब नहीं था, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता था, सब जनता सुखी थी, इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया है। और भारत में वैसे भी महिलाओं के पास खूब सोना रहता है, प्रत्येक महिला कुछ ना कुछ सोना रखती है। तो सोना है ये आदिकाल से आदान प्रदान की वस्तु है, इसका मूल्य कभी कम नहीं होता है। तो इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोना है, वो रखती है, उसके बाद में नोट छापती है। अब आगे देखते हैं। हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना, उसकी निगरानी करना है। देखो, हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये पूरे भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है, यानी इसी में सारा एक बैंक है। अब इसकी, वैसे तो भारत के अंदर सरकारी बैंक खूब है, प्राइवेट बैंक है। अब उन बैंकों की संख्या कुछ कम की जा रही है, जैसे बैंकों का विलय किया जा रहा है। पहले राजस्थान बैंक थी, उसका विलय आईसीसीआई में कर दिया गया। पहले बीकानेर एंड जयपुर बैंक थी, उसका विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। इस प्रकार से कई बैंकों का विलय कर दिया गया है। बैंक है, हर बैंक का कुछ नियम अलग होते हैं, कार्य करने की प्रणाली अलग होती है। तो इन बैंकों को आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ करके सुदृढ़ बैंक बनाई जाती है। तो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका कार्य देश की बैंकिंग और वित्तीय। बैंक किस लिए होता है? बैंक एक आम आदमी व्यक्ति के लिए होता है कि हम अपना जो धन है वो बैंक में रख सकते हैं। घर पे नहीं रख सकते, घर पे चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बैंक में रखते हैं। बैंक हमारा जो धन है उसको सुरक्षित रखता है
उसके ऊपर ब्याज भी देता है। इसलिए जब हमें आवश्यकता होती है बैंक में जाएंगे, अपने रुपए वापस निकाल लेंगे। इसलिए बैंक है ये जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए बनाई गई योजना है। अब बड़े बड़े व्यापारी हैं, सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट है, लोग हैं, सब अपने अकाउंट खाता खोले हुए रखते हैं और उनमें राशि देते हैं और वापस निकलवा लेते हैं। इसलिए हम जैसे किसी को रुपए देंगे तो वो वापस आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बैंक में जो पैसे हैं वो लेट सेट कभी हो सकती है, कुछ स्थितियां होती है, लेकिन वो पैसे आ जाते हैं। इसलिए बैंक के ऊपर हमारा विश्वास है। तो जैसे सरकार के अंदर बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, उनमें पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा बैंकिंग के माध्यम से आता है। हम बैंक में रुपए जमा करवाते हैं, बैंक में रुपए एक सीमा से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे लिमिट होती है 5 लाख, 8 लाख या महीने की आमदनी ज्यादा होती है तो उस पर सरकार 3%, 4%, 5%, जो ज्यादा आमदनी होती है तो परसेंटेज आगे बढ़ते जाते हैं और कम होती है तो परसेंटेज कम रहते हैं। उस प्रकार से उस पर इनकम टैक्स बोलते हैं उसको, और वो रुपए काट लेते हैं। जो हमारा धन जमा है उसमें से ऑटोमेटिक काट लेते हैं और वो रुपए है ये सरकारी योजनाओं में काम में लेते हैं। तो इससे एक पारदर्शिता भी बनी रहती है। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है, वहां पे एक मजदूर होता है, उसकी बैंक उसकी सैलरी भी खाते से जमा होती है। लेकिन भारत के अंदर थोड़े से लोग लापरवाही करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में सारे आंकड़े नहीं देते हैं, अपनी इनकम में वो छुपा लेते हैं और इस प्रकार से ये वित्तीय। अब मानो पूरे साल में कितना, जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो सरकार क्या करेगी, जो जमा धन है उसके ऊपर ब्याज बढ़ाती जाएगी। जो ब्याज बढ़ेगा जनता उसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा डालेगी और बैंक के अंदर पैसे अधिक हो जाएंगे और फिर उनका टारगेट बैंक का पूरा हो जाता है तो ब्याज की दर है वो धीरे धीरे कम लेके आ जाती है, जिससे लोग वापस अपने पैसे निकलवाने शुरू कर देते हैं। ये होता है बैंक का कार्य। ये वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना, उसकी निगरानी करना, निगरानी करनी पड़ेगी। जैसे बैंक में कितना धन आया है और कितना गया है। अब क्या करते हैं, जैसे धन की आवश्यकता होती है तो ब्याज बढ़ा देते हैं। अब कमाल बैंक की आमदनी क्या है, बैंक जैसे किसी को घरेलू लोन देती है, गाड़ी पे लोन देती है, केवीपी देती है, किसान कुछ ये खेत पे लोन देती है, घर पे लोन देती है। तो इससे क्या होता है, उस पे जैसे 15% ब्याज लेते हैं और जनता का पैसा है, जनता को वापस देते हैं, जनता को उसका 6% देते हैं और जनता से वापस 14-15% ले लेते हैं। तो ये 6% देकर के 15%, 14% ले लेते हैं। ये बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इससे बैंक की आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती है। 6% तो देती है और 14-15% वापस हम ले लेती है पब्लिक से। तो पब्लिक का पैसा है वापस पब्लिक को दे देते हैं और इस प्रकार से ये निगरानी भी रखती है कितना लेन देन हुआ है। यह कार्य बैंक ही करती है, निगरानी करती है। अब आगे देखते हैं।
जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अंग्रेजों ने स्थापना की थी भारतीय रिजर्व बैंक की। पहले भारत है जो इंग्लैंड के अधीन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य, तो ये 1935 में स्थापना हो गई। अब वर्तमान में भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके क्या क्या कार्य है ये हम पढ़ेंगे। पहला है मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में। अब हम यहां पढ़ेंगे मौद्रिक प्राधिकारी के रूप कि जो मुद्रा होती है, मुद्रा जैसे वर्तमान में भारत के अंदर आज कितनी मुद्रा चल रही है। जैसे मान लो मेरे पॉकेट में इतने रुपए हैं, मैंने इतने किसी को उधार दे दिए हैं और इतने किसी से ले लिए हैं, तो इसका एक सारा लेखा जोखा अब मेरे पॉकेट में पैसे है या नहीं है तो कितने एग्जीक्यूटिव बताने हैं। तो इसके लिए ये भारतीय रिजर्व बैंक है कि भारत के पास कितने तो पैसे हैं और कितने नहीं है। ऐसे मान लो हमने किसी से उधार ले लिए और किसी को थोड़ा दे दिए, अब ये ब्याज कितना आ रहा है, ये कितना देना है, ये ऐसे एकदम एक्यूरेट पूरा पॉइंट टू पॉइंट की भाई 1% लाभ है या इतना हानि है, इसका एकदम सही ध्यान रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक होती है। वो अपने आंकड़े एकदम बताएंगे कि इतने करोड़ इतने रुपए है, तो वो एकदम निश्चित होता है पूरा कि इतने हमारे पास है, इतने लोगों को इस योजना इनको दिए हुए और इतने आएंगे और वर्तमान में शेष इतने हैं और बैंक में उतने है नहीं है, ये सारा एकदम कैलकुलेशन मिलाकर के होता है। तो मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में। दूसरा है मुद्रा अर्थात करेंसी जारी करना। दूसरा बिंदु है मुद्रा अर्थात करेंसी जारी करना। अब मान लो मुद्रा की समस्या है, बैंकों में धन की समस्या है, छपे हुए नोट कम है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी भारतीय रिजर्व बैंक यह जारी करती है कि इस वर्ष इतने रुपए हमें नए छापने हैं और इस प्रकार से नई मुद्रा छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो निश्चित करता है कि हमें कितनी मुद्रा छापनी है और मुद्रा छापेंगे उसके उस मुद्रा का जो मूल्य है उसका 60% सोना पहले से भारतीय रिजर्व बैंक के पास आएगा और वो जमा होगा। उसके बाद वहां से नई मुद्रा छपेगी। सरकार का बैंकर और उसका एक प्रबंध सरकार का
बैंकर, उसका ऋण संबंध। अब देखो हम ये देखेंगे सरकार का बैंकर, उसका ऋण प्रबंधक, ऋण प्रबंधक यानी बैंक जो ऋण देती है कि कितना, तो हमें जैसे बैंक में इतने रुपए हैं तो इसमें से इतने हमें पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं कि इतने रुपए तक लोगों को लोन देना है और इतने रुपए सरकार की योजनाओं में खर्च होंगे, उनका अलग से रख लेते हैं। फिर उतने रुपए बैंकों को दे देते हैं कि आप किसी वारंट को या ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए हुए उनको लोन दीजिए जो समय पे वापस आ जाए। तो ये ऋण का प्रबंधन बैंक करते हैं। तो बैंक बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों को लोन दे देती है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े जो करोड़पति खरबपति अरबपति होते हैं ना, वो लोन चुकाते नहीं है, दिवालिया घोषित कर जाते हैं और इस प्रकार से भारत सरकार को घाटा हो जाता है। बैंकों के लिए बैंकर, और प्रत्येक बैंकों के लिए बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक है, वो योजना बनाती है और प्रत्येक बैंक को दे देती है कि आप इतना लोन दे सकते हो। प्रत्येक बैंक के पास क्षमता होती है। जैसे बैंक के अंदर लोगों का कितना धन जमा है, जितनी धनराशि जमा होती है उसका लगभग 35% नकदी रखी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे ज्यादा निकलवाने ले जाते हैं। जैसे एक बैंक में 2000 खाते हैं तो लोगों को ऐसी कई बार संकट आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, या ऐसा महसूस होने लग जाता है कि बैंक फेल न हो जाए। उस चक्कर में सब लोग रुपए निकलवाने के लिए चले जाते हैं और बैंक के पास पैसे उस समय जो नकदी होती है 35% रखते हैं शायद, तो वो नकदी कंप्लीट हो जाती है, फिर उनकी दिक्कत रहती है। वो दिक्कत बाद में मेट देते हैं दूसरे बैंकों से, रिजर्व बैंक के पास दूसरे बैंकों में इधर उधर करके वो व्यवस्था हो जाती है। वित्तीय संस्थाओं का विनियमन, वित्तीय संस्थाओं का विनियमन व पर्यवेक्षण करना। वित्तीय संस्थाओं का विनियमन व पर्यवेक्षण करना। वित्तीय धन, कुछ संस्थाएं होती हैं वित्तीय
संस्थाओं का विनियम और पर्यवेक्षण करना। कई संस्थाएं ऐसी होती है जिनका ट्रस्ट बना हुआ होता है, खूब सारा पैसा होता है उनमें, तो उनका भी निरीक्षण करना, जांच करना, ये कार्य भी बैंक का होता है। खाते में लेन देन होता है, कितनी राशि है उसके अनुसार उसको टैक्स देना है। कोई ट्रस्ट है तो उसमें ट्रस्ट में कुछ छूट दे देते हैं। तो इस प्रकार से इनका पूरा पर्यवेक्षण करना, धन से संबंधित कि हमारे पास इतना धन आएगा, इतना जाएगा, इतना लोगों का है और इतना हमें वापस चुकाना है, ये प्रॉफिट है, ये सारा पर्यवेक्षण करना बैंक का ही कार्य है। ये भारतीय रिजर्व बैंक अपने वहां से मेथड तैयार करती है, एक परफॉर्मा देती है, उस परफॉर्मा के अनुसार स्थिति साफ हो जाती है। आगे वाला है विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। प्रबंधन करना प्रत्येक देश के अंदर, जैसे भारत में बहुत अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, तो वो वहां से आएंगे तो भारत वाले करेंसी तो उनके पास होंगे नहीं, इसलिए बैंकों के पास, जैसे दिल्ली में जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहां पे बैंक स्थापित होती है। जैसे इंग्लैंड से एक टूरिस्ट घूमने के लिए आया है तो वो अपने पैसे जमा करवाएगा, उसके एवज में भारत के पैसे ले लेगा, क्योंकि विदेशी पैसे चलेंगे नहीं, इसलिए विदेशी मुद्रा दे करके हमारे पैसे दे देंगे। और वो वर्तमान में उस समय अंतरराष्ट्रीय दर कितनी है, जैसे इंग्लैंड के 69 रुपए है या 70 रुपए है, इंग्लैंड का 1 रुपया हमारे 75 या 80 रुपए के लगभग होता है। अंग्रेज आएगा वो 1 रुपया देगा, भारत के रुपए उनको 75 या 80 के लगभग रहता है, इतने रुपए देंगे, तो वहां का जो रुपया है वो बहुत भारी है। इस प्रकार से ये विदेशी मुद्रा होती है और उसका वो बदल करके दे देते हैं। और आज इतना ही, बाकी कल बताएंगे।